इतने अच्छे संचालन और इतनी अच्छी बातों के लिए मंचासीन अमिताभ अग्निहोत्री जी, इनको मैं अक्सर वीडियो में बहुत चाव से और ध्यान से सुनता हूँ और बहुत कुछ मिलता है इनकी बातों से। वो हवाई बातें नहीं करते हैं, बहुत तर्क के साथ और सार्थक बातें करते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं। उनके साथ आज मंच साझा करना अच्छा लगा मुझे भी। और तारा गुप्ता जी, जिनकी आज किताब का विमोचन हुआ, सुभाष जी, चेतन आनंद जी और यहाँ बैठे आप सब, आज बहुत दिन बाद गाजियाबाद में इस मंच पर आना हुआ। यहाँ आकर हमें ओम प्रकाश चतुर्वेदी पराग जी, शेरा यात्री जी, कुंवर बेचैन जी और देवेंद्र शर्मा इंद्र की बहुत याद आई, जिनको हम लोगों ने कई बार यहाँ पर बैठ के सुना और मतलब उनकी वजह से भी हम साहित्य में आगे बढ़े। आज फर्रुखाबाद के हमारे अग्निहोत्री जी यहाँ पर हैं। मैंने साहित्य को समझने की शुरुआत फर्रुखाबाद की रहने वाली महादेवी वर्मा जी के साथ साक्षात्कार करके किया था। तब उन्होंने हमारी डायरी में लिखा था, तुम वसंत के प्रथम सुमन हो, कांटों में खिल जाना सीखो। तो ये उनका जो मंत्र था वो हमारे साथ रहा जीवन भर और मैं उसी तरह आगे बढ़ रहा हूँ। अभी आपने बात की, दरअसल अमिताभ जी जब इतनी अच्छी बातें करके जाते हैं तो उसके बाद बात करने का मामला थोड़ा लेकिन चूंकि उनकी विधा बोलने की है और मेरी विधा लिखने की है, वो अपनी आदत से मजबूर है, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। तो मैं शायद कुछ बातें लेखन के बारे में करूँगा, कुछ तारा जी के बारे में करूँगा। दरअसल ये हिंदी गजल की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना का 50वां वर्ष है। 1975 में दुष्यंत की किताब आई थी, उनका पहला और एकमात्र संग्रह है साय में धूप, जिसमें कुल 52 गजलें थी। उनके माध्यम से हिंदी गजल नामक एक विधा सामने आई। यूँ तो हिंदी में गजलें अमीर खुसरो के टाइम से मतलब 13वीं शताब्दी से लिखी जा रही थी, लेकिन उन्हें विधा के रूप में कोई मान्यता नहीं मिल रही थी। आगे चलकर बाद में उसे उर्दू शायरी का एक हिस्सा मान लिया गया, जबकि इनकी हिंदी में गजल की परंपरा अलग थी। दुष्यंत जी ने वो कमाल किया कि अपनी 52 गजलों के माध्यम से एक नई विधा दी और आज कोई भी संसद का ऐसा सत्र नहीं होगा, कोई भी ऐसी बड़ी मीटिंग नहीं होगी, कोई जन आंदोलन ऐसा नहीं देश में होता होगा जो बिना दुष्यंत के शेरों के पूरा हो जाए। तो और इस साल उनके अवसान का भी 50वां वर्ष है। 30 दिसंबर 1975 को उनकी मृत्यु हुई थी। हम लोग इस साल 50वां वर्ष भी मना रहे हैं उसका स्मृति का। ऐसे समय में हिंदी गजल में जो जो घटनाएं हो रही हैं, हम लोग उसको रिकॉर्ड पर भी ला रहे हैं। एक पत्रिका के लिए उसका एक हो रहा है, लेखांकन हो रहा है। तो तारा गुप्ता जी की किताब भी उसी का एक हिस्सा हम मान के चल रहे हैं। मैं पिछले 35 सालों से हिंदी गजल की दुनिया में हूँ और अब धीरे धीरे लोग थोड़ा बहुत हमको भी जानने लगे हैं। तो बहुत सारे नए लोग या पुराने भी हमारे पास पंक्तियाँ भेजते हैं, आप इस पर कुछ लिखिए। लेकिन विद्रूप यह है कि मैं थोड़ा सा हिंदी का आलोचक भी हो गया हूँ। मेरी 3 किताबें हैं और विनोद जी, मैं मानता हूँ कि मैत्री धर्म का निर्वाह आलोचना की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर आप मैत्री धर्म निर्वाहेंगे तो आलोचक नहीं हो सकते, और अगर आलोचक होंगे तो मैत्री धर्म तो रहेगा ही नहीं। तो मैं इस तरह की जो पंक्तियाँ आती हैं उनको मैं देखता हूँ, समझता हूँ और तोलता हूँ कि आखिर इनमें कुछ दम है, आगे चलकर कुछ करना है, या साहित्य की समझ कितनी है। तो अगर मुझे कुछ दिखाई देता तभी मैं उस पर कुछ लिख पाता हूँ। और मैं अगर तारा जी की किताब पर लिख पाया तो इसके माने कि इनकी गजलों में कुछ था ऐसा जिसने मुझे प्रेरित किया। और सबसे पहले तो वही उनका जो दोहा है, हम गजलों पे नहीं रुके, दोहे पे सीधे चले गए। मन मेरा गुजराब है, सांस सांस है तार। तो उस दोहे पे पढ़ के लगा कि इस तारा जी को हम जानते बहुत देर से हैं, लेकिन गजलकार के रूप में और इस गहराई से नहीं समझ पा रहे थे। तो जब वो दोहा पढ़ा, उसके बाद जब हमने इनकी गजलें पढ़ी तो हमें लगा कि बहुत कुछ है जिस पे लिखा जा सकता है। उसी बीच हमारे पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई, तो एक बार को तो हमें भी लगा कि शायद मैं नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन शायद विनोद अग्निहोत्री जी की बात कहीं हमारे दिमाग में थी कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी निस्संगता जो है हमारे काम आती है, और मैं थोड़ा बहुत उस पर लिख पाया। और मैं उन्हें एक अच्छे गजलकार के रूप में
पृष्ठांकित करता हूँ, उसकी अनुशंसा करता हूँ और आगे भी वो मेरे ख्याल से हिंदी गज़ल के इतिहास में अपनी ताकत के साथ जाएंगी। उन्हें अपना लिखना जारी रखना चाहिए। दो तीन बातें हमें और कहनी, खास तौर से साहित्य को लेकर गंभीर बातें बहुत जरूरी हैं। कई बार हमें पूरी जिंदगी नहीं समझ में आता कि हम लिखते क्यों हैं। हमें याद आता है फिराक गोरखपुरी का एक बयान क्या कथन है। फिराक गोरखपुरी का भी हमने इंटरव्यू लिया हुआ है, वही जब महादेवी वर्मा का लिया उसी समय। अभी हम वहाँ गए थे शांति निकेतन में, तो जब हमने बच्चों को बताया कि मैं नहीं हूँ बल्कि तमाम बड़े लोगों से जिससे मैं मिला, फिराक गोरखपुरी, प्रेमनाथ, राम कुमार वर्मा, गोपाल दास, नीरज और तमाम इस तरह के लोग करीब 2 दर्जन हैं, मैं उन सबका थोड़ा थोड़ा मिलाकर, अंश मिलाकर मैं हूँ जो हूँ। तो बच्चों को लगा अरे आप तो इतने लोगों से मिले हुए हैं। तभी हमने बताया कि मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी को सुना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी शांति निकेतन में 20 साल तक रहे। शांति निकेतन में उनकी सारी रचनाएं बड़ी बड़ी लिखी गई। बाणभट्ट की आत्मकथा जहाँ बैठकर उन्होंने लिखी वो हम देख के आए। वो बड़ा रोमांचित करने वाला विषय होता है, स्थान होता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बात जो कही थी वो मैं सभी साहित्यकारों के संदर्भ में भी जोड़ता हूँ। वो आए थे वहाँ पे सूरदास की कोई कई 100 साल वाली जयंती थी। हिंदी संस्थान में एक बड़ा आयोजन था। ये बात है मेरे ख्याल से 78 की। तो उन्होंने कहा था कि भगवान कृष्ण ने ब्रज क्षेत्र में पैदा होकर उसको धन्य कर लिया, लेकिन सूरदास जी ने सूर सागर लिखकर पूरे भारत देश को ब्रज क्षेत्र बना दिया। तो यही बात लगभग साहित्यकार नहीं करता है। वो पैदा तो किसी छोटी जगह पर होता है, गाजियाबाद भी हो सकती है, नोएडा हो सकता है और कोई और छोटा स्थान, लेकिन अपनी रचनाओं से वो जहाँ जहाँ उसकी रचनाएं जाती हैं उस क्षेत्र को वो बहुत बड़ा बना देता है। तो तारा गुप्ता जी का जो एक तारा वाली किताब जो है, उसमें भी रहता है एक तारा, जहाँ जहाँ बजेगा एक तारा वहाँ पर तारा गुप्ता की उपस्थिति महसूस की जाएगी, ऐसा हमें लगता है। राधे श्याम कथावाचक की बात की आपने। मैं बता दूं कि राधे श्याम कथावाचक बहुत अच्छे गजलकार भी थे। हम लोगों ने हिंदी गजल पर अध्ययन करते हुए उन पर थोड़ा खोजा खाजा तो वो पता चला कि उनकी 90 गजलें हैं। हरिशंकर शर्मा जी बरेली के रहने वाले हैं, अब जयपुर में बस गए। उनका एक संकलन भी निकाला है राधे श्याम शर्मा की गजलों का। देखिए, गजल एक ऐसी विधा है कि जिसमें 2 पंक्तियों में कमाल होता है, लेकिन ये कमाल हर आदमी नहीं कर सकता। उसी में आदमी की साधना झलकती है। ये साधना जितनी प्रगाढ़ होगी कमाल उतना जबरदस्त होगा। अगर साधना नहीं है तो काफिया बंदी, रदीफ का मामला और जो कुछ भी आप नारेबाजी करते हो, आजकल बहुत सारी बातें नारेबाजी की भी चलती है, वो सारी गजल नहीं होती। अब मैं आता हूँ उस बात पे जो कहना चाह रहा था। फिराक गोरखपुरी ने कही बात अमिताभ जी कि कविता निजी सुख दुख की सूची प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि मानवता के सुख दुख की व्याख्या है। फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं। यहीं पर हमें याद आती है उनकी एक बात प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद जी का एक लेख है, जीवन में साहित्य का स्थान। तो उन्होंने लिखा कि आदमी जन्म तो लेता है देवता की तरह, लेकिन परिस्थितियां उसे राक्षस में तब्दील कर देती हैं। साहित्य ऐसे राक्षस हो गए मनुष्य में, फिर से देवत्व की स्थापना का प्रयास करता है। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। इसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के इतिहास में अपने लिखा है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम सारे कवियों को समझनी चाहिए। कई बार हम लोग कंफ्यूज करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि साहित्य हमारे यहाँ कविता उस समय कविता ही साहित्य होता था। हमारे यहाँ कविता की गिनती 64 कलाओं के भीतर नहीं की गई है। हम आज के लोग जो हैं या बहुत सारे लोग साहित्य को भी कला मान लेते हैं। कला का मुख्य उद्देश्य जो है वो रिझाने का होता है, मनोरंजन करने का होता है। साहित्य ही एक ऐसी चीज है जो आपको जगाने का काम करती है। तो साहित्य की इस भूमिका को अगर हम नहीं समझेंगे तो गाते रहेंगे, उसे बजाते रहेंगे, उसका नारा बनाते रहेंगे, लेकिन हम समझ ही नहीं पाएंगे हम साहित्य लिखते क्यों। तो मुझे तारा जी की इस किताब की भूमिका लिखते हुए ये सारी बातें याद आ रही थी, दिमाग में थी। वो कई तरह से आदमी को इसमें जगाती हैं, जगाने की कोशिश करती हैं।
कई तरह से इसमें वो बिखरे हुए मनुष्य को ताकत देने की कोशिश करती है। आज हर आदमी अकेला है, परेशान है, चाहे जितनी भीड़ में बैठा हो, चाहे अपने परिवार में हो, तरह तरह की मुश्किलों में घिरा हुआ है। वो उसने अकेलापन एक तरह से ही एक्वायर कर लिया है। मोबाइल के साथ बैठ के उसकी ज़िंदगी बिल्कुल अकेलेपन का पर्याय बनती जा रही है। तो तारा जी ऐसे क्षणों में भी आदमी को जिंदा रखने, उसको जीवंत रखने, और उसको जैसा वो बांसुरी की बात कर रहे थे अमिताभ जी, तो वो बांसुरी वाली धुन उसमें पिरोने की कोशिश करती रहती, और ये बहुत बड़ी बात है। उनके यहाँ गजल में तगजुल एक बहुत बड़ी चीज होती है। तगजुल माने उसका काव्य, काव्य तो माने कि जिससे वो उन शब्दों में ताकत आती है, जैसे दोहे में होता है, उसी तरह से लगभग काव्य तो तगजुल में भी होता है। उस तगजुल के भी बहुत सारे शेर इम्तिहान देखने को मिलेंगे। मैं भूमिका में सारा कुछ लिखा हुआ याद तो नहीं है, तो वो सारे आप जब पढ़ेंगे, मैं सिर्फ उन चीज़ों को इंडोर्स कर रहा हूँ, प्रस्तावित कर रहा हूँ कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें। आपको जीवन के लिए बहुत सारे संदेश इसमें मिलेंगे, बहुत सारी प्रेरणाएं मिलेंगी, बहुत सारा ऐसा संदेश मिलेगा जो आपको अंधेरे में भी आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। और मैं समझता हूँ अगर किसी किताब में ये सारी बातें हैं, और वो सारी बातें सहज भाषा में, जैसा अमिताभ जी कह रहे थे कि जो सरल होगा वही टिकाऊ होगा, बिल्कुल सही बात है। जितना आप कठिन होते जाएंगे, टकसाली होते जाएंगे, आपकी बात पाठकों से दूर होती जाएगी, फिर वो बात कम लोगों तक सिमटती चली जाएगी। अगर आपके मन में सहजता है तो आप सहज ढंग से कोई बात क्यों नहीं कर सकते? इसके माने हमें मन को भी अपने सहज करना है। और एक जो संगीत से जुड़ा हुआ आदमी होता है, वो पहले मन को अपने सहज करता है, सरल करता है, फिर उसकी ध्वनि, जैसे भी हम राजेश नेगी जी को सुन रहे थे, जब उन्होंने तान शुरू की, चली वाह वाह क्या बात हो गई। तो ऐसे ही साहित्यकार जब पूरी साधना के साथ जुड़ता है साहित्य में, और साधना समय के साथ साथ धीरे 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 बिल्कुल प्रखर होती जाती है, तब वो धीरे धीरे मतलब पर्याय बन जाता है साहित्य का। और तब जो उसके मुंह से निकलता है वो बहुत ही कीमती होता है, और वो बहुतों को बहुत ताकत देता है। हमको नहीं लगता, लेकिन जब वो पढ़ता है उसको, अब एक आत्म प्रशंसा की बात हो जाएगी। अमिताभ जी हम बताते हैं, जब हम शांति निकेतन में थे, तो ठीक उसी समय हमारे पास अकोला से एक फोन आता है, कोई अजय शर्मा जी। तो हमने फोन उठा के हाय हेलो किया, फिर कहा भी थोड़ी देर मिलाते हैं आपको। वो इतने भाव बेबल थे, कह रहे साहब हमने आपकी किताब पढ़ी और हम बिना कहे रह नहीं सकते। हमने कहा कौन सी किताब पढ़ी? तुम्हारी एक कहानी की किताब है, आदि काल व अन्य कहानियाँ। हम उनके ही शब्दों को बताते हैं, ये मेरे लिए भी कॉम्प्लीमेंट है, और हमें आश्चर्य हो रहा था कोई पाठक इतना भाव बेबल हो सकता है। वो कह रहे थे साहब आपने तो प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा की तरह का लिख दिया, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपको बधाई देना चाहता हूँ। तो हम उनको नहीं जानते, वो उन्होंने हमको किताब के माध्यम से जाना। आपकी कौन सी रचना कहाँ पहुंचकर कब किस परेशान हाल आदमी को, कब किस मनुष्य को अंधेरे से निकाल दे, आपको पता नहीं। वो तभी होगा जब आप लिखेंगे उस तरह का। इसलिए हमें लिखने से बिल्कुल नहीं बिगड़ना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि रचना कहाँ तक पहुँचेगी। भगवत ने तो कहीं रखा है कि कभी अनंत काल है, कभी कोई होगा समान धर्म जो समझेगा। तो हम लोग तो आजकल सोशल मीडिया के टाइम में है, बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं। तो आपका लिखा हुआ पढ़ा भी जा रहा है, उसको लोग समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। आप लगातार लिखते रहिए, ताकत से लिखिए, यही आपका भविष्य है, यही हमारा भविष्य है, और यही समाज की आवश्यकता भी है। अगर हम भी चुप हो गए तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। आजकल लोग कहते हैं, जैसे कहते हैं 10-11 साल से समय बहुत खराब है, तो इसके पहले हमारे यहाँ वो था स्वर्णकाल था कोई। तो ये जो 10-11 साल वाली थ्योरी है, ये हमारी तो समझ में आती नहीं है। समय एक रचनाकार के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। वो पहले भी चुनौतीपूर्ण था, आज भी चुनौतीपूर्ण है, आगे भी रहेगा। और इसी चुनौती से निपटने के लिए अगर हम लोग अपने अक्षर के माध्यम से कुछ दे सकते हैं, तो यही हमारी उपलब्धि होगी, और यही हमें जिंदा रखेगी। बाकी जैसा कहा जा रहा है कि हमारी धन दौलत पद प्रतिष्ठा ये सब कुछ नहीं काम आएगा। तो मैं तारा जी को इन शब्दों के साथ फिर से बधाई देता हूँ। चेतन जी ने बहुत अच्छा संचालन किया है, और वो इस शहर को लगातार जागृत रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हम भी उनकी प्रशंसा करते हैं इस बात के लिए। और गाजियाबाद में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बस ये है कि समय थोड़ी सी मतलब अपने को निखारने की बात है। अगर आप माया जाल में फंसेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। माया से बचिए और अपनी साधना को आगे बढ़िए, उसमें रम जाइए। निश्चित रूप से भविष्य आपका होगा, आज नहीं तो कल। धन्यवाद। एक बात
ठीक है। अभी हमको राम की प्रतिमा मिली, मैं बहुत खुश हो गया। खुश इसलिए हुआ कि मैं भी अवध क्षेत्र का ही हूँ, सुल्तानपुर हमारा अवध क्षेत्र का हिस्सा है, और आजकल तो सब कुछ राममय ही है, और आजकल ही क्या तो हमेशा से राममय रहा है। तो ये इसके लिए दादा जी को धन्यवाद। इस तरह के चुनाव के लिए क्या बात है।